मुद्दा संघर्ष और अधिकार की बात से लेकर वह खबर चाहे जो भी हो, लोकसर का स्पष्ट नजरिया होता है। कहते हैं अगर हौसले मजबूत हो तो अंधेरा भी रास्ता नहीं रोक सकता। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो जन्म से दृष्टिहीन है, लेकिन आज एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सिस्टम, संघर्ष और सफलता की सच्चाई है। अजय साहब, आपका हमारे चैनल लोकसर के बेबाक बातचीत में हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। ऐसे करना का स्वागत। टेंशन में आ गए हैं? नहीं, टेंशन में क्यों भाई? नहीं टेंशन। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सरोज जी हैं, जो जन्म से दृष्टिहीन हैं। हम उनसे उनके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। उसके साथ ही हम सिस्टम और समाज, इन सब को लेकर हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो अजय सर, पहले ये बताइए, हम ये जानना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों को ये आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे रहा, कैसे बीता? सर, मैं अपनी बात बताने से पहले मैं कुछ आपके लिए शब्द कहना चाहूँगा कि आपके ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप जो है हमारे जैसे लोगों के लिए इस स्टूडियो में आपने स्थान दिया। आप एक नहीं हजारों कहानियों के बीच से होकर गुजरे हैं, अच्छा खासा अनुभव भी है और कितनी भी प्रशंसा करूं आपके लिए कम है। आप जिस रंग का कपड़ा पहने वो मौसम का रंग, आप जिस फूल को हंस कर देखे कभी न मुरझाए और आप जिस पर उंगली रख दे रोशन हो जाए। किसी ने कहा है कि चाल ऐसी चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, काम ऐसा कर कि जिक्र सब करे, जब जिक्र हो तो नेकियों का जिक्र हो, नाम तेरा अदब से लिया करे। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार सरोज है। बचपन मेरा बहुत संघर्ष में बीता। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे साथ कुछ दिक्कतें थी, आई प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरी माँ बहुत चिंतित रहती थी। मेरी माँ बहुत हमको प्यार करती थी, पिता भी हमारे बहुत प्यार करते थे। और मेरे जो पिताजी थे वो रेलवे में एक छोटे से कर्मचारी थे, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा चिंतित रहती थी। जन्म होने के पश्चात हमें ननिहाल भेज दिया गया और ननिहाल में जब मैं जाकर रहने लगा माँ के साथ, तो उस समय एक घटना हमारे साथ घटी सर। और वो घटना इस प्रकार की थी कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। तो माँ ने एक पेरामाइसिन कैप्सूल ला के दिया और कहा कि बेटा जो है ये लो। और जैसे ही हमारे मुंह में डाला गया वो कैप्सूल, मेरी सांसें रुक गई। तो माँ बहुत चिंतित हो गई। आसपास के लोग आए, सब मुंह में पानी डालने लगे, लेकिन उसका कोई असर न रहा। उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इस बच्चे की मृत्यु हो गई है और इसको ले जाकर अंतिम संस्कार कीजिए। तो हमारे यहाँ का ये प्रथा है कि छोटे बच्चे को जलाया नहीं जाता है, या नदी में ले जाकर बहा दिया जाए या दफना दिया जाए, ये स्थिति थी। तो छोटे से टोकरी में लेकर हमको नदी की तरफ हमारे गांव के लोग जाने लगे। और उसके बाद जब नदी के पास पहुँचे तो दोपहर का समय था, चारों तरफ से बादल छा लिए और जम की बरसात हुई। तो अंतिम संस्कार की जो रीति रिवाज थी वो कर ही रहे थे कि रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। बोला कि भैया इस बच्चे के साथ क्या हुआ? अक्सर लोग शहरों में नहीं पूछते हैं, लेकिन गांव में लोग पूछ लेते। तो लोगों ने बताया कि भैया इसको थोड़ा सा मुंह में पानी डाला गया था, दवा पिलाया गया था और इसकी सांसें रुक गई और इस कारण मृत्यु हो गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि रुक जाइए, हमें पानी पिलाने दीजिए। तो उस व्यक्ति ने खेत से थोड़ा सा पानी लेकर मुंह में जैसे ही हमारे डाला, मेरी सांसें चलने लगी, मेरी आंखें खुल गई। छोटे छोटे कपड़े थे मेरे, नहर में बहा दिए गए थे। अक्सर जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कपड़े, सामान वगैरह लोग रखते नहीं, तो छोटे छोटे कपड़े बहा दिए गए थे नहर में। मामा जी दौड़ करके गए बाज़ार और बाज़ार से वे कपड़े लेकर आए
घर में बहुत खुशी का माहौल था। वो व्यक्ति जो पानी पिलाया था वो अपना घर भी एड्रेस भी बताया था कि नदी से 3 कोस की दूरी पे मैं रहता हूँ, फला गांव है, उसी गांव में रहता हूँ। तो पहले के समय में जैसे आज किलोमीटर के हिसाब से जाना जाता है, तो पहले 3 किलोमीटर को 1 कोस को कहा जाता था। जी। तो 1 कोस की दूरी पे नदी जो है पे था, तो मेरे नाना जी सोचे कि उस गांव में जाना चाहिए। हमारे नाती जो बच्चा है उसका कहीं ना कहीं प्राणों को बचाया है वो व्यक्ति, उसको कुछ सरप्राइज देना चाह रहे थे। मेरे नाना जी कुछ कपड़े लेकर, मिठाई लेकर के जब उस गांव में पहुंचे, गांव वालों से पूछा कि इस व्यक्ति से हमें मिलना है, तो गांव के लोग हंसने लगे। तो नाना जी ने कहा कि भाई हंस क्यों रहे? बोले कि हंस इसलिए रहे कि जिस व्यक्ति को आप पूछ रहे हैं 3 वर्ष पहले इसकी मृत्यु हो गई है। बोले अभी हम 3 दिन पहले नदी पे भी मिला, उसका होलिया चेहरा सब कुछ आप बता रहे हैं सही, लेकिन ये अभी वर्तमान समय में हमारे गांव में नहीं है क्योंकि मृत्यु हो गई। तो उनके घर वाले को देकर पिताजी जो है नाना जी देख करके चले आए। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं लगभग कुछ समय और बीता, 2 साल हो गया, तो मैं चल नहीं फिर सकता था, चल ही नहीं पाता था। तो मेरे मम्मी पापा बहुत चिंतित हुए। पिताजी कहें बताओ इतना बड़ा हो गया है, 2-2.5 साल का हो गया है, चल नहीं पा रहा है, आँखों से नहीं दिख रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, तो हम अपने जीवन में कैसे लेकर अपना ज़िंदगी यापन करेंगे। तो एक हमारे स्वामी जी थे जिसे हमारे पिताजी ने गुरु मंत्र लिया था। स्वामी जी के आश्रम में गए और स्वामी जी से कहें कि स्वामी जी, उनके चरणों में गिर पड़े, कहें स्वामी जी ये बताइए मेरे बच्चे को दिखाई नहीं देता है, वो चल भी नहीं पाता है, आखिर कैसे हम लोग इसको लेकर रहेंगे। तो स्वामी जी बड़े निश्चिंत होकर कहें कि चलता तो है लेकिन आप लोग देख नहीं पाते। अच्छा कल सुबह देखना चलता है कि नहीं। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ जो है आश्रम में मैं ऐसे सोया था और मेरे माता जी थी और पिताजी थे स्वामी जी के पास बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा कि नाश्ते में पापड़ आया। स्वामी जी ने कहा कि प्यारे एक पापड़ आप ले लीजिए। तो पिताजी ने इनकार किया, कहा कि नहीं स्वामी जी आप खाइए। तो अचानक जोर से हवा चली और स्वामी जी के प्लेट से एक पापड़ उड़ करके पिताजी के प्लेट में गिर पड़ी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो देना चाह रहा था लेकिन नौकर आया तो पहुंचा दिया। और तभी मैं उठा और उठ करके जो है आश्रम में फूल खिले थे गुलाब के, और वही तोड़ने के लिए मैं पाँव धीरे धीरे बढ़ाने लगा। स्वामी जी देखे, कहें प्यारे उधर देखो। तो मेरे माता पिताजी ने बहुत आश्चर्य हो गए। उसमें हल्का फुल्का हमको फीलिंग होता था, दिखाई देता था, और फूल जाकर मैंने तोड़ लिया। पिताजी माताजी दोनों स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और कहे वाकई में स्वामी जी आपने हमारे बच्चों के लिए सोचा। तो मेरा जीवन बचपन का इस तरह से रहा। जी। आप जन्म से दृष्टिहीन होने के कारण शुरुआती जीवन की किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जन्म से दृष्टि होने के बाद तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। जब समस्याओं के गोद में जन्म होता है किसी व्यक्ति को, तो चुनौतियों को सरप्राइज समझ के ग्रहण कर लेना चाहिए। कुछ मेरे मन में ऐसे ही विचार उत्पन्न होने लगे। मैं घर में अक्सर बैठा रहता था, सोचता था कि मैं क्या करूं। तो एक दिन टीवी पे कुछ समाचार आ रहा था और उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो मैंने सोचा कि उन सुविधाओं को हमें लाभ उठाना चाहिए। तो मैंने अपने माताजी से कहा, मम्मी से कहा, मम्मी मैं जाना चाहता हूँ, इस तरह की संस्थाएं हैं। मम्मी कही नहीं मैं तुम्हें नहीं भेजूँगा, अगर मैं भेजूँगी तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ जाओगे कैसे रहोगे, क्या करोगे। फिर मैंने एक दिन योजना बनाई कि क्यों न जब माताजी पिताजी सोए रहेंगे तभी हम उठ के चल देंगे। तो अक्सर मैं पैदल चल लेता था लकड़ी के सहारे। तो मेरी माँ सोई हुई थी और मैं उठा
और घर की जो ड्यूटी होती है उसको मैं प्रणाम करके मैंने अपना अगला कदम बढ़ाने का प्रयास किया और घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर गया। अचानक एक कुआं था, सूखा कुआं, तो समझ में नहीं आया, उस कुएं में जाके गिर पड़ा तो हमें गिरते हुए किसी ने देख लिया था। तो 2-4 लोग मिले और मिलने के बाद जो है हमें कुएं से निकाले। मैं पूरी तरह से सुरक्षित था, शायद कुछ ईश्वरीय कृपा थी, जो भी हो, तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित था। उसके बाद गांव के लोगों ने कहा कि इसके घर पहुंचा दो, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें अस्पताल जो है ले चलेंगे, पहले दिखा देते हैं। मैंने कहा देखिए मेरी माँ को मत बताइए, वो हार्ट की पेशेंट है, अगर उसको बताएंगे तो दिक्कतें परेशानियाँ उसके लिए बढ़ जाएगी। तो हमें अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ दी। उसके बाद मैंने कहा एक काम करिए, हमको स्टेशन पे छोड़ दीजिए। एक मेरा मित्र मिल गया, तो मेरे पर बहुत भरोसा करता था, बहुत अच्छा दोस्त था। ऐसा लग रहा था कि मेरा कहीं ना कहीं परमेश्वर, जो ईश्वर भी कहीं ना कहीं मेरा सहयोग मदद कर रहा है। तो कहा स्टेशन पे छोड़ेंगे, क्या करोगे? कहा मैंने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे करूँगा। तो कहा चलो ठीक है। उसके बाइक पे बैठ गए और स्टेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। और मैं सोच रहा था कि स्टेशन पे जो पहली ट्रेन आएगी उसी ट्रेन में बैठ जाऊंगा और ट्रेन में बैठकर वो ट्रेन जहाँ तक जाएगी, रेलगाड़ी, वहाँ तक जाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा वो तो समय बताएगा। मैंने वैसे ही किया। पहली ट्रेन आई और ट्रेन में बैठ करके मैं निकल गया और वो ट्रेन सीधा दार्जिलिंग गई। दार्जिलिंग गया, वहाँ कोई परिचित नहीं था। वहाँ के लोगों से कहा कि बताइए यहाँ कोई दृष्टिहीनों के लिए संस्था है? तो लोगों ने कहा कि हाँ, यहाँ से कुछ दूर तो दृष्टिहीनों के लिए संस्था है, आप जा सकते हैं। तो मैं उस संस्था में किसी तरह पहुँचा। वहाँ पे रोंगटा जी आए हुए थे, बहुत जाने पहचाना नाम था। मैंने अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रहिए यहाँ पे, लेकिन आपको इसके लिए ब्रेल लिपि सीखनी पड़ेगी। तो मैंने ब्रेल लिपि सीखा और सीखने के बाद वो उस संस्था में मैं अपना पढ़ाई प्रारंभ कर लिया। और तब फिर लगा कि जीवन में मैं कुछ कर पाऊँगा। इधर माँ के पास भी चिट्ठी भेज दिया था कि माँ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, अच्छा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका बेटा ज़रूर आएगा आपके पास मिलने के लिए, गर्मियों की छुट्टी होगी तो ज़रूर मिलेगा। उसी दौरान हमारी जान पहचान मदर टेरेसा से हुई। मदर टेरेसा हमको दूसरी तीसरी में अंग्रेजी और ज्योग्राफी जो है पढ़ाया करती थी। उनको सारी कहानी बताई, बहुत उन्होंने पीठ पे हाथ सहलाया, कहा ज़रूर आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी। तो इस तरह से मेरा संघर्ष चलता रहा। तो उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय जब आप घर से भागने का वो? हाँ, उस समय हमारी जो उम्र थी लगभग मान के चलिए कि 8 से 9 साल का मैं रहा होगा। जी। क्या कभी आपको लगा कि समाज आपको सीमित कर रहा है? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था कि समाज हमको सीमित कर रहा है। जी। मैं समाज के साथ में आकर के कुछ सीखना चाहता था, लोगों के बीच में कुछ ज्ञान शिक्षा की बातें। तो समाज हमको बहुत, कुछ लोग ऐसे थे, सभी लोग को तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि हमको हे दृष्टि से देखते थे। वे कहते थे कि आप दृष्टिहीन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको तो रामायण पढ़ना चाहिए, आपको तो गीता पढ़ना चाहिए। हमने कहा देखो, गीता रामायण यही क्यों सोचते हो कि आपको हारमोनियम बजाना चाहिए, आपको गीता रामायण पढ़ना चाहिए? हमारे संघर्ष किए, मैं पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हूँ तो, लेकिन दलित हूँ, और दलित शब्द का मतलब सब अक्सर समझते हैं दलित, जिसके फटे पुराने कपड़े हों, जिसके सिर से पसीना निकल रहा हो, उसको दलित मानते हैं। लेकिन मैं उसे दलित नहीं मानता हूँ। दलित का मतलब होता है दलित, दल का मतलब होता है समूह, इत का मतलब होता है स्थान। जिसका एक स्थान हो, जिसका एक समूह हो, उसको दलित मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे मेरा सपोर्ट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, नहीं
आप दृष्टिहीन हैं लेकिन आपके पास ज्ञान बहुत है, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। मेरा आशीर्वाद है, जो कह रहे हैं कहने दीजिए, उनके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि आपके ही दलित में बाबा साहब का नाम देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, उनको कितनी चुनौतियों का सामना किया। तो एक हमारे दलित समुदाय से एक बड़े थे, उन्होंने हमको बताया कि बाबा साहब जब अपने जीवन में इतना संघर्ष कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं सकते। उसी समय बाबा साहब की कुछ पुस्तकें थी, हमको वो पढ़ के सुनाया करते थे। और बाद में खुद से मैं ब्रेल लिपि में जो पुस्तकें थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई, उसको बहुत पढ़ा और प्रभावित हुआ। और कहीं ना कहीं उससे हमें ऊर्जा मिली, एनर्जी मिली कि बाबा साहब जब अपने जीवन में इतना संघर्ष करके आगे बढ़ने रहे हैं तो मैं भी दलित हूँ, भले ही दृष्टिहीन हूँ, लेकिन मैं ऊंचाइयों तक पहुँचूंगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप जैसे 8-9 साल की उम्र में दार्जिलिंग पहुँचे और वहाँ मदर टेरेसा से आपकी मुलाकात हुई जी। तो वहाँ आप कितने साल रहे, कहाँ तक की पढ़ाई आपने वहाँ की? वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 से 4 साल रहा। और 3 से 4 साल के बाद जो है कहीं न कहीं मम्मी का भी स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता था और नानी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। नानी हमको बहुत प्यार करती थी। तो मैं 3-4 साल रहने के बाद जो है पुनः गांव चले आए और फिर मेरा पूरी प्रारंभिक शिक्षा जो है फिर से, मतलब प्रारंभिक शिक्षा तो दार्जिलिंग से हुई, लेकिन दूसरी अगर कहें प्रारंभिक जो शुरुआत जो है वो मेरा गांव से फिर वर्तमान की हम बात करते हैं शिक्षा को लेके, तो आपने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की? कौन कौन से साधन आपके लिए मददगार रहे? शुरू में तो हमारे लिए बहुत चुनौतियाँ थी, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था और पहले संस्था में हमें आना चाहिए था, क्योंकि हमें वहाँ ब्रेल लिपि सिखाई जाती है। और ब्रेल लिपि सीखने के लिए क्या होता है कि थोड़ा फिंगर जो है थोड़ा कोमल हो, सॉफ्ट हो, तो जो डॉट बने रहते हैं वो डॉट समझ में आता है। फिर भी मैं जो है बनारस में हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय था, वहाँ जा कर के मैं अपनी शुरुआत जो है पढ़ाई लिखाई के शिक्षा का प्रारंभ किया और ब्रेल लिपि सीखा। और वहाँ के शिक्षक जो थे बहुत हमें लाड प्यार करते थे और इस तरह से मेरी शुरुआत होने लगी। और बाद में मैं पुस्तकालय में बैठ करके और ब्रेल लिपि की जो पुस्तकें होती थी, घंटों में अपने ख्यालों विचारों में डूबा हुआ रहता था, पढ़ता रहता था। उसके बाद वहीं से मैंने कविताएं भी लिखना प्रारंभ कर दी। बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी कहानियां लिखने लगे। अक्सर हमारे शिक्षक पढ़ते, आसपास के लोग पढ़ते, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत संतुष्टि मिलती थी कि ऐसा लग रहा है कि अपने समाज के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ। आज हमारे शिक्षा का जो सिस्टम है, तो दिव्यांग छात्रों के लिए क्या पर्याप्त सुविधाएं हैं? जी, पहले तो दिव्यांगों के लिए शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि रहा तो जो हमारे विश्व स्तर पे जो वैज्ञानिक हैं, वे तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सामान धीरे धीरे बनने लगे और देश विदेश से हमारे लिए उपकरण सामान अक्सर हमारी संस्थाओं में आते थे और उसको जो है हम लोग उसके सहयोग से पढ़ते थे। जैसे एक इंजल करके आता था, उसको किताबों की रिकॉर्डिंग करके उसको बार बार हम लोग सुनते थे और सुनने के बाद जो है उसको सारी चीज़ें याद हो जाती थी। उसके अलावा ब्रेल लिपि में जो है फिंगर से स्पर्श करके उसको पढ़ते थे, वो भी बातें समझ में आ गई। धीरे धीरे समय बदला, वक्त बदला और एक ऐसा समय आया है कि कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया NVDA, जिसको टॉकिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर डाला गया। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोगों को कीबोर्ड पूरा याद किया गया। उस स्कूल में मतलब कीबोर्ड हम लोग याद किए कि 104 बटनें होती हैं, एक ऊपर Q है, एक नीचे Z है, S ऊपर W। 104 बटनें याद करके उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उस टॉकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग पूरे काम हमें कर लेता था। जैसे जब कोई नॉर्मल व्यक्ति जब कंप्यूटर चलाता है तो वो कहीं ना कहीं माउस का सहारा लेता है, लेकिन हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं उसमें जो है
साउंड को सुन करके, और जो है शॉर्टकट की कमांड होते हैं, जो विंडो 10 की शॉर्टकट कमांड, 7 के 8 के शॉर्टकट कमांड से मतलब सारे कार्य कर लेते हैं। जैसे विंडो की को प्रेस किया, P4 प्रोग्राम को गया, उसके बाद जो है वहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा, या एरो की से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जा करके इंटर की प्रेस किया, इंटर की प्रेस किया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खुल गई। एक एक लेटर से एक एक सेंटेंस जो भी लिखते हैं उसको रीडिंग करके कंप्यूटर ऑलरेडी उसको बताता रहता है। और रिप्लेक्स मतलब एक वर्ड के स्थान पे दूसरा वर्ड रखना, सारी समस्याओं का समाधान होने लगा। लेकिन एक चुनौतियां अभी भी बनी हुई है कि जब मैं अपनी खुद की कविताएं, पुस्तकें जब ब्रेल लिपि में प्रकाशन के पास जाता हूँ पब्लिश कराने के लिए, तो जो पब्लिकेशन होता है हमारे साथ शर्त रखता है कि ब्रेल लिपि में अगर पुस्तक आप पब्लिश कराओगे तो 100 किताबें निकालनी पड़ेगी, कम से कम 100 किताबों का खर्च देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो दृष्टिहीन है उनके जीवन में बहुत बड़ी चुनौतियां आ जाती है, संघर्ष आ जाता है। वर्तमान समय में दृष्टिहीनों के लिए बहुत सारी सुविधाएं आ गई है। जो है मोबाइल है, उसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे मोबाइल को संचालित कर सकते हैं। किसी को कोई पैसा पेमेंट करना है तो वो भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्योंकि समस्या इसलिए कि उसमें सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। नहीं, स्कूलों में क्या सुविधाएं हैं स्कूलों में मतलब छात्रों के लिए, हाँ, दिव्यांग छात्रों के लिए? जी 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 जरूर क्षमा चाहता हूँ। तो स्कूलों में बहुत सारी सुविधाएं हैं। ब्रेल लिपि की पुस्तकें हैं, ब्रेल लिपि लाइब्रेरी है, और कुछ यदि सीखना चाहे स्कूल में तो उसको मोमबत्ती, अगरबत्ती, चाक बनाने की सुविधाएं हैं, कंप्यूटर बनाने की सुविधाएं हैं, कुर्सी, टेबल, मेज बनाने के लिए, उसकी बुनाई के लिए सुविधाएं हैं, चादर बनाने के लिए सुविधाएं हैं, और जो है हैंड रूम होते हैं वहाँ चादर बनाना, दरी बनाना, मतलब कि खिलौना बनाना। कोई ऐसी कला नहीं है कि जो हम लोगों की संस्थाओं में नहीं सिखाई जाती है। और दिनों दिन इसमें कुछ न कुछ बदलाव होते जा रहा है। अब तो अपने आप को हम लोग ये समझते हैं कि हम नॉर्मल हैं, हम दिव्यांग है ही नहीं। जो दिव्यांग कर सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हमारे 2 मित्र हैं अभी अमेरिका में, वो लोग जो है एयरलाइंस अर्थात फ्लाइट भी चलाते हैं, पायलट भी हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में एक बात है कि पहले अमेरिका में, आउट ऑफ कंट्री में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और धीरे धीरे जो है वो हमारे भारत में आती हैं। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो विदेशों में जो सुविधाएं मिल रही है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि जो वर्तमान समय में यहाँ नहीं मिल पाती है, तो वो भी सुविधाओं का लाभ हम लोगों को देना चाहिए, जिससे मैं अपने भविष्य में आगे सफल हो सके। ये बताइए अजय जी, आपके प्रोफेसर बनने तक का सफ़र कैसे रहा? क्या कभी आपको लगा कि ये संभव ही नहीं है? प्रोफेसर बनने का संघर्ष गांव से शुरुआत होता है। जब गांव में मेरी पढ़ाई 10वीं तक हो गई, और उसके बाद बनारस में 12वीं तक हो गई, और उसके बाद जो है हमने फैसला किया कि मैं इंदौर चलूँगा, इंदौर जाकर के मैं वहाँ पढ़ाई करूँगा। क्योंकि इंदौर में जो संस्थाएं थी, MP वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ट्रेनिंग सेंटर, मेरा एक दोस्त पहले से वहाँ रहता था, तो मैं अपने दोस्त के पास गया, उसने एडमिशन कराया, और वहाँ पे मैं अपना जो है महाविद्यालय में एडमिशन हुआ। और उस समय की वहाँ की यूनिवर्सिटी है देवी अहल्या विश्वविद्यालय, और उसी देवी अहल्या विश्वविद्यालय से एक कॉलेज की शाखा थी, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में जिस दिन मैं एडमिशन लेने गया, उस दिन एडमिशन का आखिरी समय था, और शाम के 4 बजे रहे थे। मैं रोते हुए प्रिंसिपल सर के पास गया, मैंने कहा सर आज आखिरी दिन है, मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा तो क्या? प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे, नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं उनकी जितनी प्रशंसा क्यों करूँ उनके लिए कम है। क्योंकि उन्होंने तुरंत हमको कहा कि तुम्हारी जो है एफिडेविट बनाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसके बाद एक विद्यार्थी को बुलाएं और कहें इनको ले जाकर कोर्ट में एफिडेविट बनवा के लाओ, और मैं तुरंत एडमिशन करता हूँ। और जब तक मैं नहीं आया, और तब तक वो जो है प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे रहें, और उसके बाद एफिडेविट बना करके वो लड़का मेरे साथ लाया। मेरा उस दिन एडमिशन हो गया, और उसी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से ही मैंने BA किया, MA किया। उसके बाद देवी अहल्या विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी था कैंपस में चला गया,
वहाँ से मैंने एमफिल किया और 2013 में जीआरएफ ऑल इंडिया में दूसरा रैंक प्राप्त किया। तो उस दिन हमें बहुत खुशी हो रही थी कि आज जो है कि मैं पूरे ऑल इंडिया में दूसरा रैंक प्राप्त किया हूँ। और जिस समय मैं पढ़ने जाता था तो वहाँ जो है लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर मैं पैदल पढ़ने जाता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और माँ से बार बार बोल नहीं सकता था। पिताजी छोटे से कर्मचारी थे, पिताजी भी पूरे परिवार को चलाना, फैमिली को चलाना बहुत मुश्किल होता था। तो उस समय मैं ट्रेनों में मूंगफली, टॉफ़ी, बिस्कुट ये सब अक्सर मैं बेचा करता था। तो ट्रेन में जब मैं बेचा करता था तो जीआरपी वाले बहुत हमको परेशान करते थे, रेलवे पुलिस वाले। वो कहते थे, वो सप्ताह मानते थे कि सप्ताह में इतना पैसा दोगे तो जो है मैं आपको चलने दूंगा ट्रेन में, नहीं तो मेरा एक दोस्त था रेलवे में, तो उससे मैंने कहा कि यार मेरे साथ ऐसी हो रही है। तो रेलवे अधिकारी के पास मिल करके जो है वो गया, बोला कि तो पुलिस वालों को समझाया कि इनके साथ ऐसा ना करो। तो कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में इस तरह से संघर्ष करके जो है आगे बढ़ता रहा। उसके बाद जो है ट्रेन में मैं कुछ किताबें बेच रहा था, उसी समय हमारी मुलाकात हुई। एक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति थे, 2013 में हुए कुलपति थे। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने देखा तो कुछ हमसे बातचीत होने लगी। पता नहीं क्या सोच करके मैं उस समय बातचीत उन्होंने कर लिया, और बातचीत इसलिए किया कि वो किसी कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करते हुए हमको देखा था। वो पहचान गए, बोले कि अरे तुम्हारी ये स्थिति है। मैंने कहा हाँ सर मेरी स्थिति है। क्या हुआ तुम्हारा? मैंने कहा मेरा तो एमफिल हो गया सर, पीएचडी करना चाहता हूँ और पीएचडी में मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कहा ठीक है तुम हमारे विश्वविद्यालय में आओ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, 1997 में अस्तित्व में आई थी। तो मैं 2-4 दिन के बाद उस विश्वविद्यालय में पहुंचा और वीसी साहब ने बुलाया और कहा कि इस बच्चे के एडमिशन करो। ये बच्चा पहले आवेदन दिया था और हमसे बताया था, हम भूल गए थे। सबको बुलाया, मीटिंग हुआ, मीटिंग होकर के कहा कि एक पद जो है दृष्टिहीनों के लिए पीएचडी में होती है और वो कोई दृष्टिहीन नहीं है तो इसका एडमिशन करा दें। तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से मैंने पीएचडी शुरू किया। और जो पीएचडी करना चाह रहा था तो कोई गाइड नहीं मिल रहा था। तो एक गाइड हमें मिले, वो सामने खुद आकर कहे अरे तुम दृष्टिहीन हो और दृष्टिहीनों से तो मेरा बहुत लगाव है। तो मैंने कहा सर आपको क्यों लगाव है, इसके पीछे कोई रहस्य? कहें हाँ ज़रूर रहस्य है। क्योंकि मैं जब बचपन में पढ़ रहा था तो मेरा भी एक दोस्त दृष्टिहीन था और इसलिए जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच रहा हूँ तो लगाव है। अब तुम मेरे गाइड बनोगे, मतलब कि आपके गाइड मैं हूँ। तो वे मेरे डॉक्टर सतीश पौड़े गाइड रहे और 5 साल में मैंने पीएचडी किया। और मेरा शोध कार्य जो रहा, जो टॉपिक रहा, साठोत्तरी हिंदी नाटकों में अभिव्यक्त युगीन यथार्थ आलोचनात्मक अध्ययन, 1960 से लेकर 2010 तक के नाटकों पे काम किया। और जिस समय मैं पीएचडी थीसिस मेरी कंप्लीट होने वाली थी उस समय मेरे साथ एक घटना हो गई। मेरी पूरी थीसिस अचानक कैसे किसी ने क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, कंप्यूटर से पूरी डिलीट हो गई और मैं बहुत चिंतित हुआ कि अब क्या करूं, 2 महीना में पीएचडी देना है। फिर मैंने गाइड से कहा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई। गाइड ने कहा तुम जानते हो? मैंने कहा मैं लिख लूँगी, फिर पीएचडी लिख सकता हूँ। कहे ठीक है तुम 2 महीने का लिखो। जब दूसरी बार मैं पुनरावृत्ति पीएचडी लिख रहा था तो मैं कुछ समय लिखा, उसके बाद ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरी पीएचडी की थीसिस खो गई। अब तो कुछ नए आयाम, कुछ नए अंदाज में मैं लिख रहा था, बड़े अनमोल शब्द, भाषा शैली अच्छी थी, तत्परक। तो इस तरह 2018 के आसपास मेरी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पीएचडी। कागजों में तो दिव्यांगों के लिए बहुत योजनाएं हैं जी, लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को मैं स्वागत करना चाहूँगा। ये बात सही है कि कागज़ों पे तो कुछ और मिलता है लेकिन धरातल पे कुछ और मिलता है। मैं अपनी ही बात से शुरुआत करूँगा कि जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में देने जाता हूँ, अक्सर इंटरव्यू में मैं धारा प्रवास अपनी बात रखता हूँ और रखने के बाद जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है।
समाज हमसे जब मिलता है तो समाज कहता है कि आप दृष्टिहीन हैं, आपको तो जॉब कभी भी मिल जाएगी, आपको तो जहाँ जाएंगे आप सफल हो जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, मेरा सिलेक्शन न होने का एक वजह ये था कि मैं दलित जाति से आता हूँ। अक्सर कई बार इंटरव्यू में ये पूछा जाता था कि क्या जाति पूछा जाता था, जो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं तो बताऊंगा, खास करके कैमरे के सामने। तो अक्सर पूछा जाता था, और जब मैं धारा प्रवाह से प्रश्न बताता था तो लोग कहते थे ऐसे नहीं ऐसे बताओ, मतलब कि दबाव डालते थे, प्रेशर डालते थे कि मैं कुछ बता ना पाऊँ। और जिसको कुछ भी नहीं आता था, ऐसे ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं, बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। मेरा एक दोस्त था, तिवारी जी थे, उसका सिलेक्शन हुआ, आज भी उसको ब्रेल लिपि पुस्तक नहीं पढ़नी आती, लेकिन आज भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। और एक बार मेरा सिलेक्शन होते होते रुक गया कि मेरा जो है इंटरव्यू था 13 अगस्त को, लेकिन जो ईमेल आया हमारे पास, वो ईमेल आया कि आपको जो है इंटरव्यू जब समाप्त हो गया उसके बाद ईमेल आया। तो उन्होंने कहा सिस्टम की गड़बड़ी है, कंप्यूटर में ये वजह से ये ऐसा हो गया, तो ये इस तरह से हो गया। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ जब मैं इंटरव्यू में उतरता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, फिर भी मेरा आज सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और एक बात और मैं बता दूँ कि आज वर्तमान समय में अक्सर मैं अभी हाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3000 गेस्ट फैकल्टी की असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, इसका मेरे पास प्रूफ और प्रमाण है, दलितों के लिए खाली है। और उसमें जितने दलित समुदाय के लोग हैं उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। जब कोर्ट में याचिका लगाया गया कि आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं, इसको गेस्ट फैकल्टी में भरा क्यों नहीं जा रहा, तो लोगों ने कहा, जो प्रोफेसर और लोगों ने कहा इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन इतने योग्य दलित लोग नहीं आए, इतने योग्य नहीं थे कि उनको लिया जाए, इसलिए खाली है और उस पद पे और लोग पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि सरकार को उसको इस पे सोचना चाहिए। हर की सरकार बहुत कुछ सोचती है, लेकिन जितना सोचना चाहिए उतना सरकार अगर हमारे विषय में सोच ले, और आज तक अगर देखा जाए तो दलित जाति से दृष्टिहीन व्यक्ति जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत कम है। वर्तमान समय में मैं इस महाविद्यालय में, जो शासकीय नवीन गुरूर गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ के शिक्षक इतने अच्छे हैं, हमारे प्राचार्य महोदय इतने अच्छे हैं, इतना लाड प्यार करते हैं कि वो बहुत मानते हैं, और सभी शिक्षक मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और जो है हमें ऐसा लगता है कि मैं भले ही गेस्ट फैकल्टी में हूँ, लेकिन बहुत मैं मतलब ठीक ठाक हूँ। हाँ, मेरी जॉब लगी थी जर्मनी में, कोरोना काल में गया था, आउट ऑफ कंट्री में था, लेकिन कोरोना की वजह से मैं उस जॉब छोड़ के चला आया, फिर गया नहीं। तो बार बार तो परमानेंट सिलेक्शन होना थोड़ा संभव नहीं रहता है। फिर भी मैं जहाँ जैसे भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, और मैं जो है यूपीएससी ऑनलाइन कोचिंग भी लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, और फ्री सेवा है मेरा, किसी भी बच्चे से एक पैसा नहीं लेता हूँ। और लगभग 6 से 7 बच्चे हमारे जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये माना जा सकता है कि दिव्यांगों के जो पद है, रिक्त पद है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या और दूसरी जो संस्थानें हैं, तो कहीं न कहीं भेदभाव ज़्यादा हावी है। हाँ, भेदभाव जैसे नॉर्मल लोगों के साथ चलता है भेदभाव, वैसे दिव्यांगों में भी भेदभाव है। जान पहचान से ज़्यादा काम होती है, और समाज इस बात को नहीं जान रहा है। समाज में कई ऐसे तत्व हैं, लोग सोचते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भेदभाव दिव्यांगों के साथ भी होता है। और भेदभाव ये सवर्ण दिव्यांग है, ये दलित दिव्यांग है, इस तरह की भेदभाव, हाँ भेदभाव होते हैं, बहुत भेदभाव हुए हैं, और अक्सर होते हैं, ज़रूर होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे समुदाय के, अब मैं बता दूं कि पूरे भारत में अगर मैं बताऊं कि अगर ऊंची जाति से अगर मैं आता तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता।
क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। तो भेदभाव हम लोगों में भी होता है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग है जीवन में तो ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, चुनौतियां कर रहे हैं। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी एक ही जाति है, दिव्यांग। मैं दिव्यांग हूँ, तो हमें जो है कहीं ना कहीं जो है सम्मान एक जैसा देखा जाना चाहिए। तो ये माना जाए कि सरकार के जो कानून हैं, क्या वे सच में लागू हो रहे हैं कि महज दिखावे के हैं? दिव्यांगों को लेकर जो कानून जो बना हुआ है जी, तो देखिए लागू तो हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे। उसका वजह ये रहा है कि जितनी सीटें खाली है, जो आरक्षित सीटें खाली हैं, अक्सर भरी नहीं जा रही। वो जितनी सीटें ली जानी चाहिए उतनी सीटें, आरक्षित सीटें ली नहीं जाती है। कुछ वैकेंसी निकाली जाती है और उसके बाद जो है उसमें सिलेक्शन होता है। हाँ, 4% आरक्षण तो हमें दिया गया है, लेकिन 4% का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और एक बात बता दूं, मैं ये बात बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बोलूँगा कि हम लोगों में भी, दिव्यांगों में भी ऐसा हो रहा है कि सोर्स इज ए फोर्स, मनी इज ए पावर, और एक तो जान पहचान। लेकिन ये कई ऐसे ऑफिसर, कई ऐसे प्रोफेसर हैं कि जो आज भी ईमानदारी पे हैं, लेकिन उनकी गिनती कुछ में होती है, मतलब मुट्ठी भर हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी हमारे जीवन में चुनौतियां हैं। सर ये भी बताइए कि आमतौर पर तो दिव्यांग छात्र आज भी संघर्ष करते देखे जाते हैं जी। क्या कहीं पे सिस्टम फेल हो रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। सिस्टम फेल हो रहा है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं दिव्यांगों के लिए, बहुत सारे ग्रांट आते हैं पुस्तकों के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन वे संस्थाएं जो हैं बच्चों को उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाती, उतनी मुहैया नहीं करा पाती। खाना जो संस्थाओं में मिल रहे हैं बहुत अच्छे खाने नहीं मिले। जबकि एक बात ये, सरकार तो हमें देती है, गवर्नमेंट तो हमारे लिए दे रही है बच्चों के लिए, लेकिन सरकार के बीच के जो लोग हैं वे कहीं ना कहीं हम लोगों की सुविधाएं और सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हमें पुरानी बात याद आ गई कि हमारे पिताजी एक बार हावड़ा में थे, हमको उंगली पकड़ के ले गए थे बचपन में। तो राजीव गांधी आए थे, वो ये स्पीच बोल रहे थे और स्पीच में उन्होंने कहा कि हमें पता है कि मैं जनता को 100 रुपया देता हूँ, लेकिन जनता तक पहुँचते पहुँचते 10 रुपया जनता को मिलती है। तो कहने का ऐसा है कि सरकार को पूरी तरह से मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि सरकार तो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहती है, सरकार बहुत सारी सुविधाएं देना चाहती है, लेकिन जो बीच के लोग हैं कहीं ना कहीं वे जो है वो सुविधाएं हम लोग को नहीं मिली। और कई बार जो अधिकारी जो संस्थाओं में आते थे अक्सर, तो हम लोग को पहले दबाव डाल दिया जाता था, हम लोग को कह दिया जाता था कॉलेज चले जाओ, चुप रहना, मुंह मत खोलना, आएंगे प्यार से बोलना, कहना कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, ये सब इस तरह के कहीं ना कहीं बताया जाता था। तो इस आधार पे देखता हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं जो है, जो दिव्यांग हैं और इसमें जो दृष्टिहीन दिव्यांग हैं, उनके जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार तो हमारे लिए करना चाहती है, लेकिन सरकार के जो बीच के लोग हैं, अगर उस सिस्टम को ठीक कर पाए सरकार, जो बीच के लोगों को ठीक कर सके, तो कहीं ना कहीं सुविधाओं का जरूर लाभ मिलेगा। आपके प्रोफेसर के रूप में जो अनुभव है उस पर भी हम कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। तो बिना देखे पढ़ाना, आप क्लासरूम को कैसे संभालते हैं? बहुत अच्छे। जब मैं पहली बार इस महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए आया था, तो हमारे प्राचार्य महोदय इसी कक्ष में उपस्थित थे और प्राचार्य महोदय ने हमें बैठाया, पानी मंगाया, चाय मिलाया, पिलाया। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्राचार्य महोदय थे उनके मन में भी थोड़ा सा दुविधा बनी थी। कहे कि अजय सरोज जी बताइए कैसे पढ़ाएंगे, आपको काव्य पढ़ाना पड़ेगा, तो कैसे पढ़ाएंगे? मैंने कहा गुरुजी आप एक बार लेके चलिए और क्लास में आप बैठ जाइए, और उसके बाद जो है फिर देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो उस समय 2-1 कविताएं इसी कक्ष में मैंने कहा था, और उसके बाद प्राचार्य जी बहुत प्रभावित हुए और कहीं ना कहीं पीठ पे हाथ ठोके, बोले सरोज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ाइए, कोई भी दिक्कतें परेशानी होगी आप बोलोगे, हमारे प्रिंसिपल ऑफिस का वॉशरूम जो है सुविधाजनक है, आप इसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद जब क्लास में गए तो सारे क्लास के बच्चे खड़े हुए, सब बड़े आश्चर्य होकर देख रहे थे
कि ये शिक्षक जो है पढ़ाने आए हैं, ये हमें पढ़ा पाएंगे कि नहीं। अक्सर कोई भी शिक्षक जब पढ़ाने जाता है क्लास में तो बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन बच्चे बड़े आश्चर्य में थे और कहीं ना कहीं अब बच्चे खड़े रहे। अब हमको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बच्चे खड़े ही खड़े हैं। 5 मिनट तक बच्चे खड़े रहे, हमें पता नहीं चला। फिर हमें पता चला, एक बच्ची कही कि सर बैठ जाएं, तो मेरा कहीं ना कहीं पूरा माइंड जलने से कर दिया कि मैंने कहा अरे अभी तक आप लोग खड़े हैं, इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान हमारे लिए, हमारे बच्चे। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत विभोर हो गया। मैंने कहा बैठ जाइए। और उसके बाद जब मैं व्याख्यान देना शुरू किया, मैंने कहा शिक्षक सी से शिखर तक पहुंचाने वाला, छ से क्षमा की भावना रखे, क से कमियों को दूर करे। यानी जो शिखर तक पहुंचाए, क्षमा की भावना रखे, कमियों को दूर करे, वही शिक्षक होता है। ज्ञान अज्ञानता के गांठ को खोलता है, वो ज्ञान ज्ञानी ही नहीं है जो अज्ञानता के गांठ को खोल न सके। गाने का आशय है, नींबू कितना भी रस से भरा हो, अपने से रस नहीं टपकाता। सारे बच्चों ने बहुत खुश होकर तालियां बजाया। और उसके बाद तो मैं पढ़ाने की जो सिलसिला मेरा शुरू हुआ, सारे बच्चे हमें बहुत पसंद करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आज भी क्लास में जाता हूँ, झुक झुक कर बच्चे प्रणाम करते हैं, सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, शुभ दोपहरी सर, तमाम बच्चे। और जिस भी बच्चे को मैं अगर कुछ कह दूँ कि बेटा मेरा ये काम, अरे गुरुजी बताइए। तो इतना सम्मान हमें शिक्षक के पद पे रहते हुए छत्तीसगढ़ में मिला। छत्तीसगढ़ में जो हमें सम्मान मिला है, जो बच्चों ने सम्मान दिया है, जो यहाँ के लोगों ने सम्मान दिया है, जो यहाँ के शिक्षकों ने सम्मान दिया है, वो इतना सम्मान हमें कहीं नहीं मिला है। जब मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आ रहा था तो अक्सर लोगों ने कहा कहाँ जाओगे, मैंने कहा छत्तीसगढ़। ओ, नक्सलियों के बच्चों को पढ़ाने जाओगे? मैंने कहा चुप रहो, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसे बोले। लेकिन मेरे भी मन में भ्रम हुआ कि ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं। जब यहाँ आया, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की प्राकृतिक वातावरण में रहा तो बहुत अच्छा लगा। और छत्तीसगढ़ पे बहुत सारा रिसर्च का काम कर रहा हूँ और यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें क्या समानता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की संस्कृति अच्छी है, यहाँ की रीति रिवाज परंपराएं अच्छी है। लेकिन एक कमी थोड़ी सी हमें नज़र आती है कि यहाँ हमारे जैसे महाविद्यालय है, 700 बच्चियाँ हैं और 300 लड़के। और महाविद्यालय में देखता हूँ ज़्यादा बच्चियाँ जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, मैं अपने अनुमान पे बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पूरे भारत में अगर कोई गुड़िया लड़कियां हैं तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। लेकिन बच्चों की संख्या कम है, बच्चों यानी जो लड़के हैं उनकी संख्या कम है। और उसके पीछे वजह मैंने भी समझ में आया कि उन्हें जिम्मेदारी कंधे पे मिल जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ जो वाइन जो थोड़ा लेते हैं उसके चक्कर में जा रहे हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ये लागू नहीं होता। हमारे छत्तीसगढ़ में ये लागू होता है कि बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें भी कोई ना कोई शिक्षा दिया जाए, शिक्षा तालीम दिया जाए। उस पर मेरा शोध कार्य चालू है, हो रहा है, कई बार अखबार में भी आया। तो आने वाले समय में जरूर परिवर्तन होगा, संशोधन होगा। तो क्या आपकी स्थिति ने आपको एक अलग तरह का शिक्षक बनाता है? हमारी स्थिति में अलग तरह के शिक्षक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग जो समाज है हमें अलग तरह के शिक्षक देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अलग तरीके से मत देखिए, आप अपने साथ लेके चलिए, आप कंधे से कंधा मिलाकर देखिए। जो नॉर्मल शिक्षक कर सकता है वो काम मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि जो मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे एग्जाम में ड्यूटी लगती है तो मेरी भी ड्यूटी लगती है, लेकिन कॉपी पे नहीं लिख पाता हूँ, साइन नहीं कर पाता हूँ। अभी कल ही मीटिंग था तो हमारे ध्रुव सर ने कहा कि हमारे महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी है और सरोज सर हमारे बीच आते हैं, जरूर इस टाइम पे आ जाते हैं, क्लास में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन उनसे तो हम कुछ काम नहीं ले सकते हैं। तो काम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हर मामले में काम ले सकते हैं। कंप्यूटर पे चाहे जो करा दीजिए आप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, आज भी मैं महाविद्यालय के सारा काम मैं करता हूँ। कॉपी मैं खुद चेक करता हूँ, एक इंस्टा रीडर है, सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से सारे बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ। अटेंडेंस रजिस्टर असिस्टेंट के सहारे एक
असिस्टेंट लेकर रजिस्टर तैयार करता हूँ, डेली डायरी तैयार करता हूँ, सारी चीज़ तो कर ले रहा हूँ। तो कुछ ही एक दो काम है कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो समाज से यही कहूँगा कि हमें साथ में लेके चलिए और हमें एक दृष्टिहीन न समझ करके एक नॉर्मल समझिए कि जो मैं कर सकता हूँ ये भी कर सकते हैं, और समय के अनुसार जो है इसी तरह बदलाव आएगा। बहुत सारी चीज़ों का उत्तर तो हमको मिल गया है, फिर भी एक प्रश्न आ रहा है, क्या कभी लगा कि सिस्टम आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि सिस्टम में बहुत सारी कमियां खामियां हैं जी। कि हमें लगता है कि सिस्टम हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ज़रूर जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास एप्लीकेशन आवेदन दे करके जो है उन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता हूँ। अभी 2 साल पहले थोड़ा पीछे चलूँगा कि सिस्टम में ये है कि जो परमानेंट टीचर है उन्हीं को आवाज़ दिया जाता है, लेकिन सिस्टम के अंतर्गत मैं कलेक्टर ऑफिस में गया, डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास गया और मैंने अपनी बात रखा कि मैं दृष्टिहीन हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए पास में। तो कलेक्टर साहब ने बड़ी गंभीरतापूर्वक से सोचा और उसके बाद डिसेबिलिटी कमिश्नर के बाद भी एप्लीकेशन दे दिया था। डिसेबिलिटी कमिश्नर ने एक कलेक्टर को आदेश दिया। डिसेबिलिटी कमिश्नर वो होता है कि पूरे राज्य में एक डिसेबिलिटी कमिश्नर होता है, अगर वो बात अपनी कोर्ट को कह दे तो कोर्ट भी उसकी बात की अनादर नहीं कर सकता है, कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। तो डिसेबिलिटी कमिश्नर का जैसे ही लेटर आया कलेक्टर ऑफिस ने, कलेक्टर सर ने बुलाया और तुरंत हमें सुविधा उपलब्ध कराया कि आपके लिए रूम की व्यवस्था की गई है। और 2 साल से मैं रह रहा हूँ, सिर्फ हमें लाइट का बिल वगैरह देना पड़ता है। तो बहुत मामले में तो सिस्टम हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कुछ ही ऐसे मामले हैं कि जो सिस्टम के साथ थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसमें मेरी भी कुछ कमियां हो सकती हैं और कुछ अपनी जो सरकार के जो नियम गाइडलाइन है भाई, तो उसके अंतर्गत देखा जा सकता है। अजय सर, अगर आपको शिक्षा मंत्री से सीधे बात करने का मौका मिल जाता है तो आप क्या बदलवाना चाहेंगे या क्या मांगना चाहेंगे अपने लिए, क्या कुछ है? जरूर, शिक्षा मंत्री से यदि बात करने का हमें मौका मिले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो दिव्यांगों के लिए जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराया जाए, और व्यवस्थाओं के बीच जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं बैठे हुए हैं, काम को सही तरीके से होने नहीं देते हैं, उसकी जांच पड़ताल की जाए और जितना प्रतिशत आरक्षित सीटें हैं उसको भराया जाए और सबको एक सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए। शिक्षा मंत्री की बात हो गई तो मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से भी मिल चुका हूं। एक बार मैंने पार्लियामेंट को एक चिट्ठी लिखा, अंतर्देशीय, अपने असिस्टेंट के माध्यम से लिख कर भेजा है कि मैं मानता हूं कि आप महान वैज्ञानिक हैं, महान साइंटिस्ट हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर भी कुछ कमियां हमें नज़र आती हैं। आप परमाणु परीक्षण जो करवाए आपने, आप किसी ठंडे प्रदेश में कराए होते तो शायद देश का विकास होता है। राजस्थान जो है, पोखरण में आपने परीक्षण कराया, वहाँ इतनी गर्मी है तो वहाँ की स्थिति क्या होगी? जापान और हिरोशिमा के बीच जो परमाणु बम गिराए गए, आज भी बच्चे अंधे लूले लंगड़े पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी ठंडे प्रदेश में अगर कराए होते तो यहाँ का टेम्परेचर इतना हीट नहीं होता, गर्म नहीं होता, कहीं ना कहीं उस सुविधाओं का लाभ होता। तो ये उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तुरंत पार्लियामेंट में बुलाए और पार्लियामेंट में बुला करके उन्होंने सम्मानित किया। बोले भले ही ये दृष्टिहीन है लेकिन कहीं न कहीं ये ज्ञान इनके अंदर भरा हुआ है, और उन्होंने कहा आज से ये बच्चा जहाँ भी पढ़ेगा वहाँ फ्री शिक्षा दी जाए और देश की किसी भी कंट्री में जा सकता है पढ़ाई के दौरान। तो उस समय मैंने सोचा कि ये सुविधा मिला है तो सुविधाओं का लाभ ले लेना चाहिए। मैंने आउट ऑफ कंट्री में हर जगह, हर कंट्री में गया, अमेरिका छोड़ के हर कंट्री में जाता, कहीं ना कहीं वहाँ जाके कुछ कविताएं लिखता, वहाँ रिसर्च करता, ऐसे चलता रहा और जर्मनी में पढ़ाया भी। और ये भी बता दूं कि 2004 में स्टेनो टाइपिंग में वर्ल्ड में 6वां स्थान आया था। दिव्यांगों का ये कंपटीशन हुआ था कि सबसे बेहतर टाइपिंग कौन कर सकता है।
तो वर्ल्ड में मेरा 6वां स्थान आया था। उस समय भी गोल्ड मेडल मिले थे, अवार्ड मिले थे। इस तरह से रहा। थोड़ा सा पीछे लौटूंगा मैं। जी। जब आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से मिले तो कैसे लगा आपको? स्वभाव से बहुत वे सरल थे और टूटी फूटी हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन बातें सारी हमें समझ में आ रही थी। और उन्होंने सिर पे हाथ रखा। उन्होंने कहा कि कभी अपने आप को ब्लाइंड मत समझना, और हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बार चांस आता है। आपके जीवन में भी एक बार चांस आएगा और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और आपके अंदर ज्ञान तो है ही है, इसमें दो राय बात नहीं है। और कभी भी अगर जीवन में दिक्कतें समस्याएं आए तो आप अपनी बात रख सकते हैं सरकार के पास। आज हमारे बीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, लेकिन ऐसी हैसियत जो उन्होंने जो हमको दे कर गए हैं, जो आशीर्वाद दे कर गए हैं, तो आज ज्ञान के मामले में भाई जो जहाँ आर्टिकल सेमिनार उसमें तो अच्छा मेरा प्रदर्शन रहता ही है। और शिक्षक तो शिक्षक होता है, सरकारी क्या शिक्षक और जो है प्राइवेट क्या शिक्षक। शिक्षक शिक्षक होता है। मैं पहले भी बताया कि शिक्षक सी से शिखर तक पहुंचाने वाला, छ से क्षमा की भावना रखे, अ से कमियों को दूर करे, तो शिक्षक हमेशा। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ। अंतिम कुछ छोटे छोटे प्रश्न अपन करना चाहेंगे जी, है ना। आपने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है और आपके शोध का विषय क्या रहा है? जी, हमने जिस विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी की वो उस विश्वविद्यालय का नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, और ये दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। और हमारे जो गाइड थे वो डॉक्टर सतीश पावड़े थे। और मेरा जो शोध का विषय रहा साठोत्तरी हिंदी नाटकों में अभिव्यक्त युगीन यथार्थ आलोचनात्मक अध्ययन। 1960 से लेकर 2010 तक के नाटकों को मैंने पर काम किया। ये कहाँ पे स्थित है ये विश्वविद्यालय? महाराष्ट्र में नागपुर से 2 घंटा आगे जाएंगे, एक वर्धा जगह है सेवाग्राम। सेवाग्राम में महात्मा गांधी 13 साल तक रहे। अभी हाल में ही महात्मा गांधी का जो आश्रम है वहाँ से चश्मा चोरी हो गया, तो उनका केस चल रहा है उसका। तो उसी जो सेवाग्राम आश्रम है और महात्मा गांधी 13 साल रहे, उन्हीं के नाम से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बनाया गया, जो 1997 में अस्तित्व में आई। तो आपके गाइड पावड़े जी की जो सोच है वो आपके प्रति कैसे रही? हमारे प्रति सोच बहुत अच्छी रही, इसलिए कि हमसे पहले वे कह दिए थे कि आप हमारे अंडर में पीएचडी करोगे और मैं पीएचडी कराऊंगा। और जब भी मैं पीएचडी के शोध कार्य को लेकर जाता, वे बैठ करके समय हमारे लिए देते, 1 घंटा 2 घंटा बातचीत करते। और जब मेरा वाइवा हो रहा था तो उस वाइवा में भी बहुत अच्छा मैं प्रदर्शन किया। और डॉक्टर सतीश पावड़े ने कहा कि मेरे जीवन की ये पहली पीएचडी है, मैंने पहली पीएचडी अगर किसी को कराया तो डॉक्टर अजय सरोज की पीएचडी जो है हुई है। और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इनके लिए भी बड़ी उपलब्धि है, तो उन्होंने हमारी जो है पीएचडी कंप्लीट कराई। अजय जी, आप अनेकों शोध संगठनों में आपने शिरकत किए हैं जी। कहाँ कहाँ गए हैं और क्या आप देश के बाहर भी गए हैं? तो कितने देशों की दौरा आपने करी है? जी, शुरुआत सबसे पहले महाविद्यालय स्तर पे मैं छोटे छोटे सेमिनार में अक्सर जाया करता था और जाकर कुछ बोलता नहीं था, बैठ जाता था। गोष्ठी होती थी, बैठ जाता था। फिर सोचता था कि मैं क्या बोलूँगा। तो 2 साल तक तो मैं ऐसे सुनता रहा कि लोग कहते क्या है, बोलते कैसे हैं, सेमिनार कैसे लिखा जाता है। उसके बाद सोचते सोचते मैंने दलित चेतना पर एक सेमिनार लिखा था, दलित को ऊपर लेकर के, और काफ़ी सराहा गया। और वो सेमिनार जो है मैं शिमला में एक संस्था है, इंडियन एडवांस स्टडी राष्ट्रपति निवास शिमला, ये पहले जो है राष्ट्रपति भवन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने में। आज जो है उस संस्थान में कई लोग शोध कार्य करने के लिए जाते हैं, अनगिनत वहाँ शोध कार्य चल रहे हैं। और बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो वहाँ पहुँच पाते हैं, मतलब बहुत अनुभवी लोग होते हैं। उस संस्था की अगर एक डिग्री मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और इंडियन एडवांस स्टडी निवास से मैं 3 डिग्रियाँ मिली है, एक वर्कशॉप पे मिला है और कई बार सेमिनार में जाते रहते हैं।
और आउट ऑफ कंट्री में भी हम जो है सेमिनार में गए हैं, इंडोनेशिया में गए हैं और जापान में भी गया था और जो है जर्मनी में भी गया और वहाँ सेमिनार प्रेजेंट किया। और हाल में यहाँ अभी एक संस्थान की जो है डॉक्टर ज्योति कुशवाहा है, तो उन्होंने हमें बहुत प्यार करती हैं, स्नेह करती हैं। इस महाविद्यालय में आने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा, उन्होंने ही मेरा फार्म भरवाया था। और वे कई शोध संस्थान मंच उनकी खुद की संस्था है, जो उसमें मैं 2 बार वर्कशॉप में भाग चुका हूँ और 1 बार सेमिनार में जा चुका हूँ। अब तक आपके कितने शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं? अब तक लगभग मान के चलिए कि 17 से 18 जो है शोध पत्र जो है प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ राष्ट्रीय लेवल पे है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है और 1-2 पुस्तकें भी मैंने लिखी है। तो अभी तक आपको मिले अवार्डों के बारे में भी बताइए, क्या क्या अवार्ड मिले हैं, क्या है? अवार्ड हमें एक तो जो है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरफ से सम्मानित किया गया था। एक अवार्ड वो मिला था स्टेनो टाइपिंग में, जब वर्ल्ड में 6वां स्थान आए थे। और एक अवार्ड हमें इंडियन एडवांस इंस्टीट्यूट राष्ट्रपति निवास शिमला से मिला था। और लगभग 9 से 10 अवार्ड तो जिस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में PhD कर रहा था, तो कवि सम्मेलन में भाग लेता, वहाँ से अवार्ड मिलता। वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेता, वहाँ से अवार्ड मिलता। और जो है कहानी प्रतियोगिताएं होती, कहानी सबसे अच्छी कहानी कौन बेहतर कर रहा है, तो उसमें भी अवार्ड मिले हैं। और जो है वर्तमान समय में अभी यहाँ जो है भोपाल में एक अवार्ड हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अक्सर राष्ट्रीय लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अवार्ड मिलते रहते हैं। और सबसे जब से मैं यहाँ आया हूँ छत्तीसगढ़ में, हमारे जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई योगदान रहा तो के मुरारी दास जो है, ये हर समय हमारा सहयोग करते हैं। आज तक मैं जब भी इनको कॉल करता हूँ कि सर बाबूजी हमको यहाँ चलना है, तुरंत गाड़ी लेकर आ गए। यहाँ तक कि मेरी पत्नी आई थी तो कही कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है कि सर इतना मानते हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, आप जब भी बोलते आ जाते हैं, आपसे कभी पैसा नहीं, कोई पेट्रोल भराने के लिए नहीं। तो अगर मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मेरी कॉपी चेक करने में, मेरी फाइल बनाने में, मेरा रजिस्टर बनाने में, यानी कि मेरे पिता ने जितना सहयोग नहीं किया उतना उनसे बढ़ करके इनका सहयोग मदद हमें अक्सर मिलता रहता है। हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो है, मैं भी सोचता हूँ कि क्या ऐसी हमारे अंदर क्या बात है कि इतना स्नेह प्रेम करते हैं। अगर आपको समय मिले तो एक जरूर प्रश्न आप करिए कि आखिर अजय जी के अंदर आपने क्या देखा, ऐसी बात क्या देखा कि अजय जी के लिए आप इतना तत्पर रहते हैं। और हर जगह यहाँ कई बार कवि सम्मेलन हुए, उस कवि सम्मेलन में ले जाने में इनकी मदद बहुत रही, बड़े बड़े मंचों पे ले जाने में इनका मदद रहा। तो आप जरूर मैं तो नहीं कर सकता हूँ, अब सोचता हूँ जरूर हूँ, लेकिन कहने में डरता हूँ। लेकिन आप एक पत्रकार की हैसियत से आप ये जरूर कभी मुलाकात हो तो जरूर आप पूछिएगा कि अजय सर के अंदर में क्या ऐसी चीज़ें देखी हैं कि आप इतना स्नेह प्रेम करते हैं, और सर भी आपको बहुत स्नेह प्रेम करते हैं। जी, अंतिम 2 प्रश्न हम करना चाहेंगे, उसके बाद बातचीत ख़त्म करेंगे। प्राध्यापक के रूप में पहली सेवाएं आपने कहाँ दी जी। और वो सफ़र कैसा रहा शुरुआती आपका? अध्यापक के रूप में पहली सेवाएं तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, नाम नहीं याद आ रहा है, इंदिरा गांधी स्पोर्ट एजुकेशन साइंस कॉलेज। पहली शुरुआत मेरी पढ़ाने की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है शुरुआत वही हुई थी। और कोरोना काल में जब मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में संघर्ष करता रहा, तो उस समय कहीं न कहीं पहली शुरुआत रही। और उसी समय मेरी शादी हुई और पत्नी का भी बड़ा सहयोग जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी ओर अपन बढ़ते हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए और आपकी धर्म पत्नी आपको कैसे पसंद करी? बहुत अच्छा। हमारी पत्नी इस तरह से हमें पहचानी और पसंद की कि पहले जो हमारे पत्नी के पिताजी थे और उनके भाई हमको देखने के लिए आए थे, तो हम बैठ करके टेबल पे लैपटॉप चला रहे थे
तो उनके भाई ने देखा तक मैं धारा प्रवाह से जो कुछ भी वो लोग पूछ रहे थे, सारी चीज़ें मैं बता रहा था। तो कहीं न कहीं भाई बहुत प्रभावित हो गया था। जी। आश्चर्य में आ गया था भाई कि इतनी अच्छी व्यवस्थित तरीके से इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, क्या कमी है? तो मेरा फ़ोटो लेकर के भाई गया और अपनी दीदी को कहा, बहन को कहा कि ये फ़ोटो है लड़का, और जैसे वो फ़ोटो देखी मेरी पत्नी, उसको फेंक दी तो घर के लोग सब इधर-उधर चले गए। फिर बैठी रही, कुछ समय के बाद वो उठी और फ़ोटो उठा करके ले जा करके सूटकेस खोल करके रख दी और रोने लगी और कहने लगी कि यही मिला था हमें। तो हमने कुछ अपनी कहानियाँ, कुछ कविताएँ किताब भिजवाई, तो कहानियाँ किताब पढ़ी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई और अक्सर मेरी कहानियाँ, कविताएँ पढ़ती रही और मोबाइल पे बात करती रही। कहीं न कहीं वो जो रिश्ता था एक तरह से प्यार की तरफ बदल गया और बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम करने लगी। बाद में घर के लोग कोई तैयार नहीं था, सब लोगों ने कहा, सिर्फ मतलब कि हमारी पत्नी तैयार थी, उसका छोटा भाई तैयार था, घर में कोई तैयार नहीं था। जब बारात गई तो गांव के लोग सभी लोग आ गए, कहे शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है शादी नहीं होनी चाहिए, लड़की सीता जैसी, लड़का चिरकुट खजार टाइप का, भला कैसे शादी होगी? तो लड़की खुद मंडप में आई और सबके सामने हाथ जोड़ के कही कि इनके अंदर कोई कमी नहीं है, जो कमी है उसके लिए तो हम हैं ही। ये भले ही आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरी आंखों से दुनिया की खूबसूरती को देखेंगी। और तब तक मैंने डीएम साहब को भी कॉल कर दिया था और कुछ सिपाही भी आ गए थे, सब बहुत, डीएम साहब भी आए थे और जो है बैठ करके शादी हुई। और बाराती जो थे बहुत गुस्से में थे घर के लोग, शादी में जो जो सामान देना चाहिए वो लोग सामान आते समय नहीं दिए, गुस्से में रहे, कहे मत कुछ दो। तो बारात वैसे ही वापस हो गई, लेकिन लड़की ने प्रण कर लिया था कि भाई अब जो है मैं इन्हीं के साथ जीवन बिताऊंगी। तो लोग क्या करते, तो इस तरह से जो है विवाहित जीवन कुल मिलाकर के ये कहना चाहूँगा कि आज भी हमारी पत्नी बहुत प्रेम करती, स्नेह करती हैं। चुनौतियाँ जीवन में बहुत आई, कहीं न कहीं हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और हमारे 2 बेटियां हैं भी, एक बेटा भी है, तो कहीं न कहीं हरा भरा परिवार है और कुछ ऐसा हमें फीलिंग नहीं होता है। थोड़ी बहुत समस्याएं तो पति पत्नी में सबके सामने रहती हैं, उन समस्याओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी है, हमें बहुत प्यार करती है, स्नेह देती है। आज के जो दिव्यांग युवा हैं वो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में संघर्ष करिए, क्योंकि मैं साक्षात्कार के दौरान एक हमारे गुरुजी थे, उनका मैं जिक्र नहीं कर पाया। जब मैं इंदौर गया था, थोड़ा सा 2 शब्द, तो इंदौर गया था तो हमें एक गुरुजी मिले थे, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। मैं उनके घर में ही रहकर 6 साल पढ़ाई किया और डॉक्टर राहत इंदौरी ने ही हमें कविता लिखना सिखाया। और वे कहते थे कि जीवन में संघर्ष करो, चुनौतियां आए तो सरप्राइज समझ के ग्रहण कर लो बेटा। तो मैं पूरे समाज के दिव्यांगों को, सभी को कहता हूँ, जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी कहता हूँ कि जीवन में संघर्ष से पीछे मत हटो, संघर्ष करते रहो। और डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की एक शेर हमें याद आ रहा है कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो चाल ऐसी चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, काम ऐसा कर कि जिक्र सब करे, जब जिक्र हो तो नेकियों का जिक्र हो, नाम तेरा अदब से लिया करे। रुधिर के शब्दकोश में विष्णु के शब्द नहीं होते, जो निराश हो जाते हैं मंजिल के सुख उपलब्ध नहीं होते। मैं 2 लाइन और कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं कविताएं भी लिखता हूँ और कवि भी हूँ, कभी नहीं हूँ, कभी का चर्चा हूँ, सब मर गए हम ही बचा हूँ। तो एक छोटी सी कविता से मैं अपनी बात का समापन करना चाहूँगा और ये कविता है माँ। माँ माँ पहले कितनी सुंदर थी, पहले कितनी सुंदर थी, गुड़िया जैसी लगती थी माँ, घूमती फिरती फिरकती थी, अब बुढ़िया जैसी लगती है माँ। हंसती थी तो फूल थे झड़ते, मोती सी चमकती माँ, हंसना छोड़ा कल का अब तो खुलकर रोती भी नहीं माँ। जीवन के चलचित्र के जैसे मुख्य नायिका सी थी माँ, सरक गई है कोने में,
एक एक्स्ट्रा हो गई माँ, मैं जाऊंगा बात करूंगा, आस से पाले रहती माँ, मुंह से कुछ नहीं कहती माँ, जब हम सबकी जरूरत थी, हम सबकी दुनिया थी माँ, जब हम सब बड़े हो गए तो बोझिल गठरी बन गई माँ, बोझिल गठरी बन गई माँ। अजय जी, आपका लोक असर के विभाग बातचीत में खुलकर चर्चा करने के लिए आपका बहुत 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 आभार और धन्यवाद। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि सीमाएं शरीर में नहीं सोच में होती है। अगर आपको यह इंटरव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिए। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार। थैंक यू।